तो आज का हमारा जो टॉपिक, पहला टॉपिक इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ये हम पहले डिटेल्स में देखेंगे कि एक्सेप्शन में कौन कौन स्टेटमेंट किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन होने से क्या होगा और एक्सेप्शन नहीं होने से क्या होगा, और इसके बाद रैंडम नंबर हम कैसे जनरेट कर सकते हैं ये हम देखेंगे, और इसके बाद लास्ट टॉपिक इज़ फाइल हैंडलिंग। ओके, तो हम यहाँ पर 3 सिचुएशन क्रिएट करता हूँ जहाँ पर एक्सेप्शन हो रहा है और एक्सेप्शन नहीं हो रहा है। ओके, और हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहा हूँ। तो पहले है एक्सेप्शन इज जनरेटेड एंड हैंडल्ड। ओके, तो पहला सिचुएशन है यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हुआ है और हैंडल भी किया है। तो फॉर एग्जांपल पहले है लाइन 1 और उसके बाद ट्राई और कोलन देकर इसके अंदर लाइन 2 एंड लाइन 3 और इसके बाद एक्सेप्ट। ओके, और यहाँ पर और एक लाइन कर देता हूँ से लाइन 4 और एक्सेप्ट के अंदर लाइन 5 और इसके नीचे लाइन 6। ओके, तो अब सपोज यहाँ पर ये लाइन 3 में एक्सेप्शन हुआ है, दैट इज एक्सेप्शन। ओके, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर जो आउटपुट ओके, तो पहले ये लाइन 1 तो ट्राई ब्लॉक का ऊपर है, मतलब बाहर है, और हम एज्यूम करता हूँ कि लाइन 1 में कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ है, तो ये लाइन 1 तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब पहले होगा लाइन 1, लाइन 1 और इसके बाद ये ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगा और ये लाइन 2 एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो लाइन 2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके बाद वो आएगा लाइन 3 में, तो लाइन 3 में एक्सेप्शन हुआ है, तो अब पाइथन क्या करेगा, ये जो लाइन 4 ये बाईपास करके ये चला जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक में। ओके, और ये लाइन 5 एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये लाइन 4 एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब एग्जीक्यूट होगा लाइन 5। लाइन 5 और इसके बाद वो नीचे ही आएगा और प्रोग्राम का नॉर्मल टर्मिनेशन होगा और लाइन 6 भी एग्जीक्यूट होगा और लाइन 6। ओके, तो पहले लाइन 1, उसके बाद लाइन 2, उसके बाद लाइन 3 एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पर एक्सेप्शन हुआ है, और लाइन 4 भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर किसी भी लाइन में एक्सेप्शन हुआ है तो उसका नीचे और एक्सेप्ट ब्लॉक के ऊपर जितना लाइन होगा वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो लाइन में एक्सेप्शन हुआ है उसका नीचे और एक्सेप्ट ब्लॉक के ऊपर जितना लाइन होगा वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, और एक्सेप्ट ब्लॉक में अंदर जो लाइन लिखा है वो तो एग्जीक्यूट होगा, मतलब लाइन 5 एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद लाइन 6। तो इसका मतलब पहले लाइन 1, उसके बाद लाइन 2, लाइन 5 एंड लाइन 6। ओके, और अब जो सेकेंड सिचुएशन, दैट इज यहाँ पर एक्सेप्शन has been generated but not handled. ओके, एक्सेप्शन जनरेट हुआ है लेकिन हमने हैंडल नहीं किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर पहले ट्राई और इसके अंदर है लाइन 1 और ओके, तो यहाँ पर हम ट्राई नहीं देता, सिर्फ लाइन 1 and line 2, then
line 3, then line 4 and line से 5. ओके, तो अब सपोज इस लाइन 2 में एक्सेप्शन हुआ है. ओके, यहाँ पर एक्सेप्शन. तो अब आउटपुट क्या होगा? दैट इज आउटपुट. तो अब क्या होगा? यहाँ पर एक्सेप्शन हुआ है लेकिन हमने हैंडल नहीं किया, तो ये लाइन 1 तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब लाइन 1 एग्जीक्यूट हो गया, और इसके बाद लाइन 2 में एक्सेप्शन हुआ है तो लाइन 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके, और इसके नीचे जितना लाइन है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. मतलब इसका नीचे जो लाइन किसी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो हमारा आउटपुट होगा ओनली लाइन 1. ओके ओके, तो अब थर्ड सिचुएशन, दैट इज we have written try and except block, but exception has not been arised. Okay, exception has not arised. Okay, arised, but we have written try except block. ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा है लेकिन एक्सेप्शन अराइज नहीं किया. मतलब यहाँ पर ट्राई ब्लॉक लिखा है और इसके अंदर है लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 3 और एक्सेप्ट, और इसके अंदर है लाइन 4 एंड यहाँ पर है लाइन 5. ओके, तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है. तो अब आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे तो पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद लाइन 2, उसके बाद लाइन 3. यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सारे लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा. लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये हो गया. मतलब पहले लाइन 1, उसके बाद लाइन 2, उसके बाद लाइन 3, और उसके बाद क्या लाइन 4 होगा? लाइन 4 एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि लाइन 4 तभी एग्जीक्यूट होगा जब एक्सेप्शन अराइज हुआ है. ओके, मतलब पाइथन एक्सेप्ट ब्लॉक में तभी जाएगा जब एक्सेप्शन हुआ है. एक्सेप्शन अगर नहीं हुआ है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं जाएगा. एक्सेप्ट ब्लॉक तब बाईपास हो जाएगा. ओके, मतलब अभी लाइन 3 एग्जीक्यूट करके वो कहाँ जाएगा? ये सीधा चला जाएगा लाइन 5 में. ओके, ये एक्सेप्ट ब्लॉक अभी बाईपास हो जाएगा. ओके, तो हमारा आउटपुट होगा लाइन 5. ओके, लाइन 1, 2, 3, उसके बाद लाइन 5. ओके, any doubt? Any confusion? ओके, तो आप और भी डिफरेंट कुछ सिचुएशन दिखाता हूँ जहाँ पर एक्सेप्शन कैसे राइज होता है. सपोज हमने लिखा ट्राई और इस बाहर में एक लिस्ट लिया है से 10, 20, 30, और एक डिक्शनरी भी है से d इक्वल्स टू 10 कोलन 100, 20 कोलन 5000, 30 कोलन 7000. और इसके अंदर लिखा है कि प्रिंट l ऑफ 100, और इसके नीचे प्रिंट d ऑफ 900.
और इसके नीचे प्रिंट हेलो एंड एक्सेप्ट, एंड इसका नीचे प्रिंट एरर, और इसका नीचे आफ्टर ऑल। ओके, यहाँ पर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग किया है। ये एक्सेप्ट ब्लॉक जो है ये सभी टाइप का एक्सेप्शन ये ले सकता है, मतलब हैंडल कर सकता है। एक्सेप्ट ब्लॉक कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब पहला लाइन पे पाइथन आएगा, तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट यूज कर रहा हूँ जिसमें हमने इंडेक्स दिया है 100। तो 100 ऐसा कोई इंडेक्स तो लिस्ट के अंदर नहीं है, तो अब वो इंडेक्स एरर थ्रो करेगा इसी लाइन पे, और वो सीधा चला जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक में, और वो दिखा देगा कि एरर। ओके, और उसके बाद हो जाएगा लाइन नंबर 10। तो हमारा आउटपुट होगा पहले एरर, उसके बाद आफ्टर ऑल। तो ये दो लाइन नंबर, दैट मीन्स लाइन नंबर 5 एंड 6 ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन हुआ है, मतलब होगा। ओके, मतलब यहाँ पर भी डिक्शनरी में हम 900 की दिया है, 900 ऐसा तो कोई की यहाँ पर नहीं है, मतलब इस लाइन पे भी एरर होगा, लेकिन इस लाइन पे जाने का उसका चांस नहीं मिलेगा। पहला उसका पहले ही उसका एक्सेप्शन हो जाएगा। इसके लिए लाइन नंबर 4 से ही वो जंप करके लाइन नंबर 7 में चला जाएगा, मतलब एक्सेप्ट ब्लॉक में। लाइन नंबर 5 में जाने का उसका चांस नहीं मिलेगा, लेकिन लाइन नंबर 5 में भी एरर है, लेकिन उसके लिए एरर हम समझ नहीं पाऊंगा क्योंकि उस लाइन पे वो नहीं जाएगा। तो अभी तो ये एरर ही दिखाएगा, किस टाइप का एरर हम समझ नहीं पाऊंगा, सिर्फ एरर दिखाएगा। ओके, तो सिर्फ एरर दिखाया और आफ्टर ऑल। ओके, तो अगर इस लाइन को कमेंट कर दूं तभी एरर ही दिखाएगा, क्योंकि एरर का टाइप हमको अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि टाइप जानने का कोई अरेंजमेंट हमने नहीं किया। ओके, तो हम ये बाद में दिखा रहा हूँ कि टाइप कैसे मालूम होगा। तो हम अगर इस लाइन को कमेंट कर दिया तभी एरर होगा, क्योंकि डिक्शनरी में 900 ऐसा कोई की नहीं है। तो यहाँ पर भी एरर एंड आफ्टर ऑल। तो अगर ये दोनों लाइन को कमेंट करूँ तब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये प्रिंट हेलो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके लिए हेलो अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसके बाद एरर तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन राइज नहीं किया है। तो इसका मतलब हेलो के बाद वो सीधा चला जाएगा लाइन नंबर 10 पे और दिखाएगा आफ्टर ऑल। तो हेलो एंड आफ्टर ऑल। ओके, हेलो एंड आफ्टर ऑल। ओके, तो अब हम ऐसा करना चाहता हूँ कि ये एक्सेप्शन का टाइप दिखाना चाहता हूँ, तो इसीलिए ये एक्सेप्ट ऐसा लिखना ठीक नहीं है। तो हम सभी एक्सेप्शन के लिए हम टाइप दिखाना चाहता हूँ। तो एक्चुअली पाइथन में सभी एक्सेप्शन एक क्लास है। ओके, सभी एक्सेप्शन यहाँ पर एक क्लास है। तो इन पाइथन every exception is a class. ओके, तो एंड इसका सबसे ऊपर में जो ये एक्चुअली जो क्लासेस है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक प्रॉपर्टी होता है, इसका नाम है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में क्या है, एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरा क्लास एक्सेस कर सकता है, मतलब ले सकता है। मतलब सपोज एक टॉप लेवल में एक क्लास है से पर्सन, और पर्सन ये क्लास है। पर्सन क्लास से हम एक दूसरा क्लास बना सकता हूँ, मतलब पर्सन क्लास में जो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम एक चाइल्ड क्लास बनाकर उस क्लास में ले सकता हूँ। मतलब पर्सन क्लास से और एक दूसरा क्लास बनाया से स्टूडेंट। तो पर्सन क्लास के अंदर सपोज
प्रॉपर्टी है नेम, ओके, एंड एड्रेस। और ये दो प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्लास में भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्लास में ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर हमने इनहेरिटेंस किया है तो पाइथन में जो जो एक्सेप्शन क्लासेस है सभी इनहेरिटेंस करके क्रिएट किया गया। तो इस इनहेरिटेंस हायरार्की में जो टॉप लेवल क्लास है इसका नाम है बेस एक्सेप्शन, ओके, बेस एक्सेप्शन। और इस एक्सेप्शन का जो चाइल्ड क्लास, ओके, यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास है यह है एक्सेप्शन। यहाँ पर जैसा कि पर्सन क्लास का चाइल्ड क्लास है स्टूडेंट, तो यहाँ ये पर्सन क्लास को हम बोलता हूँ कि बेस क्लास, ओके। और बेस क्लास से जो क्लास हमने डिराइव किया है, मतलब ये स्टूडेंट क्लास, इसको बोलता हूँ कि चाइल्ड क्लास। ये पर्सन को बेस क्लास और पेरेंट क्लास भी बोलता हूँ, और स्टूडेंट को चाइल्ड क्लास और डिराइव क्लास। तो यहाँ पर भी वैसा ही कि बेस एक्सेप्शन है पेरेंट क्लास, मतलब टॉप लेवल क्लास, और इसके अंडर है और एक क्लास दैट इज एक्सेप्शन, और इसके अंडर में और भी चाइल्ड क्लासेस है, ओके। मतलब अभी जो हमने यूज कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल की एरर, ओके, की एरर और इंडेक्स एरर, ओके, इंडेक्स एरर, ओके। तो और भी एरर है, मतलब से फॉर एग्जांपल सिंटैक्स एरर, ओके, वैल्यू एरर, टाइप एरर, हमने जो पहले देखा था कि और भी बहुत सारे क्लासेस है, मतलब से वैल्यू एरर और टाइप एरर, टाइप एरर। तो ये सभी एक्सेप्शन क्लास का चाइल्ड क्लास है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई एक्सेप्शन होता है, मतलब से यहाँ पर तो है ट्राई, और सपोज हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा कि इंट x इक्वल टू 5/0, और यहाँ पर है एक्सेप्ट, और यहाँ पर कुछ मैसेज है कि प्रिंट समथिंग, ओके, ऐसा। तो अब पाइथन तो ट्राई ब्लॉक के अंदर जाएगा और देखेगा कि इस लाइन पे डिवाइड बाई 0 हो रहा है, ये तो पीवीएम देख रहा है। तो जब भी पीवीएम देख रहा है कि इस लाइन पे एक्सेप्शन हुआ है, तब फर्स्ट पीवीएम क्या करेगा, पीवीएम इस टाइप को समझेगा। पीवीएम आइडेंटिफाइज द टाइप, ओके, आइडेंटिफाइज द टाइप of exception, एक्सेप्शन का टाइप को समझेगा और उस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। मतलब सभी टाइप तो एक क्लास है, तो यहाँ पर एक डिवीजन बाय 0 हो रहा है, मतलब ये एरिथमेटिक एक्सेप्शन हो रहा है, ओके, डिवीजन बाय 0। तो इसका नाम है एक्चुअली डिवाइड बाय 0 एरर, ओके। तो ये भी एक चाइल्ड क्लास है, एक्सेप्शन का एक चाइल्ड क्लास है कि डिवाइड बाई 0। तो उस डिवाइड बाई 0 एरर का ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो पीवीएम आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ एक्सेप्शन एंड क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एक्सेप्शन, ओके। उस एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, एंड उसका बाद क्या करेगा, उसके बाद सर्च करेगा कि हमने उस एक्सेप्शन को हैंडल किया है या नहीं, एंड सर्चेस वेदर वी हैव हैंडल्ड दैट एक्सेप्शन और नॉट, एक्सेप्शन और नॉट, ओके। वो एक्सेप्शन हमने हैंडल किया है या नहीं, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर। तो अभी तो बनाएगा किसका,
डिवाइड बाई ज़ीरो एरर, डिवाइड बाई ज़ीरो एरर, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और बनाकर सर्च करेगा कि हमने वो एक्सेप्शन हैंडल किया है या नहीं। तो अगर हैंडल किया है तो उस ऑब्जेक्ट को ये एक्सेप्ट ब्लॉक में ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, इफ़ यस, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, इफ़ यस एंड नो। ओके, तो अगर यस है, यस, देन वो ट्रांसफ़र करेगा कंट्रोल को एक्सेप्ट ब्लॉक में। इट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू एक्सेप्ट ब्लॉक। okay okay and program will normally terminated, and program will be normally terminated। प्रोग्राम का नॉर्मल टर्मिनेशन होगा। तो लेकिन अगर हमने हैंडल नहीं किया, इफ नो, देन प्रोग्राम का वो एबनॉर्मल टर्मिनेशन कर देगा, दैट इज इट terminates the program abnormally। okay, abnormally इसको टर्मिनेट कर देगा। तो यही है पाइथन का एक्सेप्शन हैंडलिंग का स्टेप्स। तो पहले इस टाइप को समझेगा, इस टाइप क्या है, इस एक्सेप्शन का टाइप क्या है। तो टाइप समझने के बाद वो उस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाकर सर्च करेगा क्या उस टाइप हमने हैंडल किया है या नहीं। ये जो एक्सेप्ट ब्लॉक है ये सभी टाइप को हैंडल कर सकता है। ओके, जैसी टाइप हो या नहीं हो, यहाँ पर जो टाइप है सभी टाइप को ये हैंडल कर सकता है। तो एक्सेप्ट ब्लॉक सभी टाइप हैंडल कर सकता है। तो अगर हमने एक्सेप्ट लिखा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कंट्रोल को एक्सेप्ट ब्लॉक में ट्रांसफ़र कर देगा और इस ऑब्जेक्ट को भी इस ब्लॉक में ट्रांसफ़र कर देगा। तो और इसके बाद प्रोग्राम का नॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा। और अगर हमने हैंडल नहीं किया तो प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। तो अब क्वेश्चन है कि ये ऑब्जेक्ट वो क्यों बनाया। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, इस ये जो एक्सेप्शन इसका रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। ओके, दैट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू this exception, to this exception। okay, to this exception। इस एक्सेप्शन का रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा, ये वो हमारे लिए बना रहा है ये ऑब्जेक्ट, जाते कि हम इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन ये यूज़ कर सकता हूँ हम, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट वो हमारे लिए बना रहा है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट ये एक्सेप्ट ब्लॉक में ये ट्रांसफ़र कर रहा है। और अगर हम चाहूँ तो ये ऑब्जेक्ट को यूज़ करके कुछ काम कर सकता हूँ, मतलब इस इंफॉर्मेशन को दिखा सकता हूँ। लेकिन अभी तक तो हमने इस ऑब्जेक्ट को लेकर कुछ नहीं किया, लेकिन वो हमने दिया है, पीवीएम हमने ये ऑब्जेक्ट को दिया है, लेकिन हमने यूज़ नहीं किया। यूज़ करूँ या ना करूँ ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंडेटरी नहीं है कि यूज़ करना ही होगा, तो लेकिन अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो अब वही देखूंगा कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हमें यूज़ करना है तो क्या करना होगा। ओके, तो अब क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा कि हमने अभी तक तो सिर्फ एक्सेप्ट लिखा था, अभी लिखूँगा कि हम इस टाइप को दिखाना चाहता हूँ कि इस जो ये एरर जो हो रहा है इसका टाइप क्या है। अभी तो टाइप यूज़र को पता नहीं चल रहा है कि इसका टाइप क्या है। तो अगर हम उस टाइप को दिखाना चाहता हूँ और उस ऑब्जेक्ट जो पीवीएम हमने दिया है इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो हमको अभी लिखना है कि ये जो पहला जो एरर हुआ था इसका हम अनकमेंट कर रहा हूँ फिर से,
तो पहला जो एरर हुआ था वो क्या एरर हुआ था, इंडेक्स एरर। तो अब यहाँ पर लिखना है कि एक्सेप्ट इंडेक्स एरर। ओके, यहाँ पर आई एन लिखने से ही वो दिखा देगा कि इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर एज, और इसके बाद एक नाम देना होगा आइडेंटिफायर। हम कुछ भी दे सकता हूँ, इससे ई दे दिया। ओके, ई के जगह हम कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडेक्स एरर एज ई। तो अब क्या होगा, अब ये जो ब्लॉक हो गया ये सिर्फ इंडेक्स एरर को ही हैंडल कर सकता है, ये सब टाइप का एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर सकता है, ये स्पेशलाइज्ड हो गया। ओके, पहले तो वो जनरलाइज वर्जन था, लेकिन अब ये स्पेशलाइज वर्जन हो गया, तो ये सिर्फ इंडेक्स एरर को एक्सेस कर सकता है। ओके, ये तो पहला पॉइंट है। मतलब अगर की एरर हुआ है यहाँ पर, तो वो एरर हैंडल नहीं कर सकता। ओके, तो ये भी हम दिखाता हूँ कि अब की एरर होने से क्या होगा। तो अब ये ई में क्या आएगा, उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया पीवीएम, इसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आएगा उस ई में। मतलब इस ऑब्जेक्ट का तो एक एड्रेस होगा, हम तो जानता हूँ कि हर ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है। तो और हमने अगर ऐसा लिखा कि एक्सेप्ट इंडेक्स एरर एज ई, तो क्या करेगा, इस 1000 को ई में स्टोर कर देगा। ओके, एक वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम होगा ई, और ये 1000 को स्टोर कर देगा इस ई के अंदर। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये ई अभी इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ई से हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन ये हम पा सकता हूँ। ओके, तो इसीलिए पीवीएम ये ऑब्जेक्ट हमको दे रहा है, जाते कि हम ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए यूज़ कर सकता हूँ, इसके अंदर जो जो इंफॉर्मेशन है ये हम यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो अब तो ये ई मिल गया, मतलब वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमको मिल गया। तो हम कॉमा देकर ऐसा लिख सकता हूँ कि ई डॉट, और इस क्लास का नाम हम प्रिंट कर सकता हूँ। ओके, ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट वो बनाया, मतलब यहाँ पर तो इंडेक्स एरर है। ओके, तो उसको हम प्रिंट कर सकता हूँ जाता कि यूज़र देख सकता है। हम तो ये प्रोग्रामर लिख रहा हूँ, यूज़र को तो दिखाना होगा। ओके, यूज़र तो नहीं जानता कि ये किस टाइप का एरर हो रहा है, यूज़र को तो दिखाना होगा। तो इसके लिए हम ये जो क्लास डबल अंडरस्कोर, क्लास डबल अंडरस्कोर, ये हम यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो ये क्लास का नाम दिखाएगा पहले। तो हम पहले इसको चलाता हूँ, और पहले तो इंडेक्स एरर रेज करेगा और वो इस ब्लॉक में आएगा और उसका क्लास का नाम दिखाएगा, मतलब इंडेक्स एरर। इसको चला रहा हूँ, ये एरर दिखा रहा है क्लास इंडेक्स एरर। ओके, तो ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर यूज़र ऐसा दिख रहा है कि क्लास इंडेक्स एरर, यूज़र तो कंफ्यूज हो सकता है कि ये क्लास क्या है। तो यूज़र तो क्लास के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए और भी हम इजी कर सकता हूँ इसको। इसका नाम एक, ये क्लास को हटाकर सिर्फ इंडेक्स एरर दिखाऊंगा। ओके, यही हमारा टारगेट है, इस क्लास को हटाना होगा। तो हम लिखूंगा कि इसके बाद डॉट देकर डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, मतलब सिर्फ क्लास का वो नाम दिखाएगा और कुछ नहीं। तो हम बोलूँगा कि डबल अंडरस्कोर क्लास डबल अंडरस्कोर डॉट डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, तब वो सिर्फ इंडेक्स एरर दिखाएगा, इस क्लास को नहीं दिखाएगा। ओके, सिर्फ इंडेक्स एरर। तो अब यूज़र को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्लियर वो समझ पाएगा कि ये इंडेक्स एरर का एरर हुआ है, इंडेक्स एरर टाइप का एरर हुआ है। ओके, तो और सपोज अब क्या कर रहा हूँ कि इस 4 नंबर लाइन को हम कमेंट कर रहा हूँ। ओके, मतलब अभी कैसा एरर होगा, अभी इंडेक्स एरर नहीं होगा, अभी तो ये 5 नंबर लाइन पे चलाएगा और ये तो डिक्शनरी एग्जीक्यूट करेगा, मतलब यहाँ पर होगा की एरर। ओके, अभी इंडेक्स एरर नहीं होगा, अभी होगा की एरर।
लेकिन ये जो हमने ब्लॉक लिखा है ये तो की एरर को हैंडल नहीं कर सकता, ये सिर्फ इंडेक्स एरर के लिए। ओके, ये की एरर को नहीं समझ सकता। इसीलिए आप क्या होगा, आप हमने ये ब्लॉक तो लिखा है लेकिन ये कुछ काम का नहीं होगा, मतलब ये टोटली मीनिंगलेस हो गया, यूजलेस हो गया, ये की एरर को हैंडल नहीं कर सकता। मतलब अभी जो होगा एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। मतलब ये टाइप को भी सेम रखना होगा, अगर टाइप लिखा है तो, अगर टाइप नहीं लिखता सिर्फ एक्सेप्ट लिखता तब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने अभी स्पेशलाइज कर दिया है, ये सिर्फ इंडेक्स एरर के लिए, ये कोई दूसरा टाइप के लिए नहीं है। इसके लिए अभी हो जाएगा एबनॉर्मल टर्मिनेशन। ओके, तो अब इसको चला रहा हूँ। अब हो गया की एरर और एबनॉर्मल टर्मिनेशन। इसका मतलब ये आफ्टर ऑल और हेलो, ये नहीं, हेलो को तो ऐसे ही नहीं दिखाएगा, ये आफ्टर ऑल भी नहीं दिखाएगा। ओके, तो अब क्या करना होगा, तो अब हमको जो करना होगा ये की एरर के लिए एक सेपरेट ब्लॉक लिखना होगा। मतलब यही रिकमेंडेड है कि हर टाइप का एक्सेप्शन के लिए एक सेपरेट सा ब्लॉक लिखना होगा, यही रिकमेंडेड है। तो अब हम फिर से एक ब्लॉक लिखूंगा, नीचे एक्सेप्ट और स्पेस देकर की एरर एज ई। ओके, और नीचे हम फिर से यही इसको ही कॉपी कर सकता हूँ। ओके, और की एरर यहाँ पर बोल भी सकता हूँ ऐसा करके, की एरर, और अगर दिखा भी चाहता हूँ तो दिखा भी सकता हूँ, एरर टाइप कोलन देकर कॉमा ई डॉट, हमने ऐसा जो लिखा था पहले वही लिखूंगा, क्लास डॉट डबल अंडरस्कोर नेम। ओके, ओके, तो ऐसा करके यहाँ पर भी बोल सकता हूँ। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पाइथन पहले देखेगा कि ये इंडेक्स एरर के साथ मैच कर रहा है या नहीं, अगर नहीं कर रहा है वो दूसरा ब्लॉक में जाकर चेक करेगा कि ये की एरर के साथ मैच कर रहा है या नहीं। मतलब ये सारे ब्लॉक को पीवीएम ऊपर से नीचे तक चेक करते करते नीचे जाएगा कि किसके साथ ये मैच कर रहा है। ये ऊपर से शुरू करेगा और नीचे तक चलेगा। इंडेक्स एरर को पहले चेक किया, ये तो मैच नहीं कर रहा है, और ये नीचे जाएगा और की एरर के साथ मैच करेगा और देखेगा कि यस ये मैच कर गया, तो ये ब्लॉक में चला जाएगा। और ये डॉट क्लास डॉट नेम मतलब इसका टाइप दिखा देगा, और नीचे आकर नॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा और आफ्टर कॉल दिखाएगा, आफ्टर ऑल। और अगर इसको चलाऊं, एरर टाइप की एरर एंड आफ्टर ऑल, अब ये नॉर्मल टर्मिनेशन हो गया। ओके, तो ऐसा करके सभी टाइप का एरर के लिए हमको सेपरेट सा ब्लॉक लिखना, ये रिकमेंडेड है, ये मैंडेटरी तो नहीं है। हम एक्सेप्ट लिख कर भी छोड़ सकता था, तो लेकिन ये ऐसा ही करना रिकमेंडेड है। और अगर नीचे और भी एक से डिवाइड बाई ज़ीरो कर देता हूँ यहाँ पर, से एक्स डबल स्लैश ज़ीरो, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट दे दिया 7/0। तो अब ये थर्ड लाइन पे होगा डिवाइड बाई ज़ीरो, तो इसके लिए भी एक करना होगा, दैट इज़ यहाँ पर एक्सेप्ट डिवाइड बाई ज़ीरो, ज़ीरो डिविजन एरर। ओके, तो इसका टाइप होगा ज़ीरो डिविजन एरर एज ई, और नीचे प्रिंट एरर टाइप कॉमा देकर ई डॉट डबल अंडरस्कोर क्लास डबल अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर। और अगर ये की एरर को भी कमेंट कर दिया तो वो एकदम नीचे का ब्लॉक में आएगा, लास्ट ब्लॉक, और ज़ीरो डिविजन एरर एज ई, इस ब्लॉक में जाकर ये मैसेज अभी प्रिंट करेगा। और आफ्टर ऑल यहाँ पर भी नॉर्मल टर्मिनेशन ही होगा। ओके, तो अब एरर टाइप ज़ीरो डिविजन एरर एंड आफ्टर ऑल। ओके, तो हम ऐसे करके भी लिख सकता हूँ।
और अगर ये हम ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये जो 3 ब्लॉक ये हम एक ही ब्लॉक में मार्ज भी कर सकता हूँ। ओके, तो वो कैसे करूँगा, तो ये 3 ब्लॉक हम मार्ज क्यों करूँगा, तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि सभी एरर के लिए हम एक कॉमन मैसेज दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ टाइप भी दिखाना चाहता हूँ। अगर एक कॉमन मैसेज ही है तो हम तो एक्सेप्ट लिख सकता हूँ, टाइप दिखाना का तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम जो करना चाहता हूँ कि सभी टाइप के लिए कॉमन मैसेज होगा और उसके साथ टाइप भी दिखाना होगा। ओके, वो क्या किस टाइप का है, तो उस सिचुएशन पे हमको ये सभी टाइप को एक ब्लॉक में मार्ज करना है। ओके, हम ऐसे भी रख सकता हूँ, लेकिन ये तो बार बार वो मैसेज को लिखना पड़ेगा, इसके लिए हम एक ही ब्लॉक में ये मार्ज कर सकता हूँ। तो हम ऐसा कर सकता हूँ कि ये सब हटा दिया और यहाँ पर लिखूँगा कि इंडेक्स एरर, और इसके बाद यहाँ पर एक कॉमा दूंगा और ये एक टपल का फॉर्मेट आना चाहिए। इंडेक्स एरर कॉमा देकर इसके बाद की एरर और कॉमा देकर ज़ीरो डिवीजन एरर और ब्रैकेट क्लोज करके एज ई, और इसके अंदर एरर जो चाहे मैसेज दे सकता हूँ, और यहाँ पर भी जो लिखा है यही सेम रहेगा, ई डॉट क्लास डॉट नेम। और ये इतने सारे एक्सेप्शन क्लास का नाम रहेगा एक टपल का फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर मैसेज भी कॉमन होगा और इसके साथ टाइप भी आएगा, तो हम एक ही ब्लॉक में ऐसा करके मार्ज कर सकता हूँ। तो अगर इसका कमेंट हटा दिया और पहले तो इंडेक्स एरर होगा, तो इसके लिए वो दिखाएगा एरर इंडेक्स एरर, इसको चलाऊँ अगर एरर इंडेक्स एरर, और अगर पहले लाइन को कमेंट कर दिया वो आएगा 5 लाइन पे, और यहाँ पर की एरर होगा तो वो दिखाएगा एरर की एरर। ओके, की एरर, और अगर इस लाइन को भी कमेंट कर दिया तो वो आएगा लाइन नंबर 6 में और दिखाएगा ज़ीरो डिवीजन एरर, ज़ीरो डिवीजन एरर। तो सभी टाइप हम ऐसा करके एक ही ब्लॉक में मार्ज कर सकता हूँ यूजिंग दिस टपल फॉर्म। ओके, ओके, तो अब हम जो करूँगा कि हम ऐसा कर सकता हूँ कि कोई ब्लॉक में एक्सेप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम चेक कर सकता हूँ। ओके, इनडायरेक्टली हम ऐसा भी चेक कर सकता हूँ कि किसी ब्लॉक में एक्सेप्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो हम कैसे करूँगा कि हम एक्सेप्ट ब्लॉक के नीचे एक एल्स भी बोल सकता हूँ, मतलब ट्राई का भी एल्स हो सकता है। हम तो पहले भी एल्स यूज़ किया था, मतलब हम ये जो एल्स, ये एल्स हम कहाँ पर यूज़ किया था, हाँ, यूज़ ऑफ एल्स कीवर्ड। तो हम पहले तो इफ एल्स किया था, इफ कंडीशन कोलन एंड सम स्टेटमेंट एंड एल्स कोलन सम स्टेटमेंट। तो इफ का एल्स एग्जीक्यूट होता है जब इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तब। ओके, तब इफ का एल्स एग्जीक्यूट होता है। और फॉर एंड वाइल के लिए से फॉर आई इन रेंज ऐसा कुछ बोला, ओके, एंड कोलन देकर सम लाइन, और इसका अगर एल्स बोलूं तो ये एल्स कब एग्जीक्यूट होता है, जब फॉर के अंदर कोई ब्रेक नहीं है तब। ओके, तब ये एल्स एग्जीक्यूट होता है। और वाइल के लिए भी, तो वाइल कंडीशन से लाइन, और इसके लिए भी एल्स और लाइन। वाइल के लिए भी एल्स एग्जीक्यूट होता है कब, जब वाइल के अंदर कोई ब्रेक नहीं है तब। ये तो हमने पहले ही देख चुका हूँ। और अब हम ट्राई के साथ एल्स देख रहा हूँ। ट्राई, यहाँ पर लाइन, यहाँ पर है एक्सेप्ट,
और नीचे है एल्स, एक्सेप्ट के अंदर लाइन होगा और एल्स के अंदर भी लाइन। तो अब ये ट्राई का एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब ट्राई के अंदर किसी भी एक्सेप्शन नहीं हुआ है। ओके, दैट इज एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन देयर इज नो एक्सेप्शन, ओके, इनसाइड ट्राई ब्लॉक। ओके, एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन अराइज नहीं हुआ है। तो ये एल्स ब्लॉक यूज करके हम चेक कर सकता हूँ कि एक्सेप्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब हम वही करूँगा, एल्स में लिख दूंगा कि प्रिंट हम नो एक्सेप्शन ऑकर्स, ओके, नो एक्सेप्शन ऑकर्स, ओके, एक्सेप्शन अराइज नहीं हुआ है। तो अब जो सिचुएशन है यहाँ पर तो एक्सेप्शन अराइज हुआ है, तो इसलिए ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके ओके, तो अब चला कि एरर दिखाकर आफ्टर ऑल में चला गया, ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमने इस लाइन को भी कमेंट कर दूं तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो अब ये हेलो भी दिखाएगा और इसके साथ दिखाएगा एल्स नो एक्सेप्शन ऑकर्स एंड आफ्टर ऑल। पहले हेलो, उसके बाद नो एक्सेप्शन ऑकर्स, उसके बाद आफ्टर ऑल। पहले हेलो, उसके बाद नो एक्सेप्शन ऑकर्स एंड आफ्टर ऑल। तो ये एल्स को यूज करके हम यही चेक कर सकता हूँ कि एक्सेप्शन हुआ है या नहीं। ओके ओके, तो और एक लास्ट जो ब्लॉक हम इसके साथ ट्राई के साथ यूज कर सकता हूँ वो है फाइनली। फाइनली भी एक ब्लॉक है, तो इसका काम क्या है, तो फाइनली ब्लॉक का काम है क्लीन अप कोड को रखना। मतलब अगर हमें कोई रिसोर्स को लेकर काम कर रहा हूँ, मतलब फाइल और डेटाबेस, हमने अगर कोई यहाँ पर डेटाबेस ओपन किया है और फाइल ओपन किया है, ओके, तो यहाँ पर जो करना है कि फाइल ओपन करने के बाद इसको क्लोज करना रिकमेंडेड होता है। नहीं तो ये रिसोर्स अगर ओपन करके छोड़ दिया तो मेमोरी ब्लॉकेज हो सकता है, मतलब मेमोरी वेस्टेज हो सकता है। ये फाइल और डेटाबेस लेकर हम जब काम कर रहा हूँ, तब ये रिकमेंडेड है कि फाइल को लेकर काम करना हो जाने के बाद ये फाइल को क्लोज करना रिकमेंडेड है। तो लेकिन अगर क्लोज करने का पहले कुछ ऐसा हो गया कि एक्सेप्शन हो गया, तो ये फाइल क्लोज नहीं हुआ है, तब क्या हो सकता है कि मेमोरी, हम उसको बोलता हूँ कि मेमोरी लीकेज, मेमोरी वेस्टेज होगा, मेमोरी स्पेस वेस्टेज होगा और ये मेमोरी रीयूज नहीं हो सकता। ओके, तो इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि वो जो क्लीन अप कोड ये हम फाइनली ब्लॉक में रखूं, जाते कि ये सभी टाइम में एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन हो या नहीं हो, ये सभी टाइम में ये एग्जीक्यूट होगा। दैट इज क्लीन अप कोड। ओके, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि अगर हमने एक्सेप्ट ब्लॉक का नीचे बोल दूं तभी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एक्सेप्शन हो या नहीं हो, अगर एक्सेप्ट ब्लॉक के नीचे ये क्लीन अप कोड को बोल दिया, अगर फाइनली नहीं लिखा तो वो भी काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सपोज हमने इसके नीचे लिख दिया कि एफ इक्वल टू ओपन, तो हमने एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ हम बाद में दिखा रहा हूँ कि फाइल ओपन करने के लिए हम लिखता हूँ कि एफ इक्वल टू ओपन और इसके अंदर बोल रहा हूँ कि d:/abc.txt। ओके, तो यह एक फाइल ओपन किया है। तो अगर ये फाइल हार्ड डिस्क में नहीं है, मतलब डी ड्राइव में अगर ये नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक्सेप्शन होगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो फाइल ओपन नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये फाइल है और ये ओपन करने के बाद ये जो लाइन नंबर 10 यहाँ पर कोई एक्सेप्शन हो गया, मतलब x इक्वल टू 7/0,
इस लाइन पे एक्सेप्शन हुआ, तब क्या होगा, तब तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक के नीचे नहीं आएगा। ओके, इस लाइन पे अगर एक्सेप्शन हो गया तो अभी तो हमने ज़ीरो डिवीजन एरर को हैंडल किया है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो आ जाएगा। और अगर एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया तब तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा। ओके, तो तब वो एक्सेप्ट ब्लॉक के नीचे नहीं आएगा। तो तब ये क्लीन अप कोड मतलब एफ को जो क्लोज करना है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो एफ को क्लोज करने के लिए हम ऐसा लिखूंगा कि एफ डॉट क्लोज, ऐसा करने से फाइल क्लोज हो जाएगा। तो अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग किया है तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसका मतलब अगर हमने इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया तब हम अगर इसको फाइनली में रख दूं तो ये क्लोज हो जाएगा। ओके, और हम क्लोज हो गया है या नहीं ये चेक कर सकता हूँ। इसके अंदर से प्रिंट हम लिखूंगा कि क्लोज्ड, कॉमा देकर एफ डॉट क्लोज्ड। ओके, ये लिख सकता हूँ एफ डॉट क्लोज्ड। अगर ये फाइल क्लोज हो गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी हमने तो एक्सेप्शन हैंडलिंग किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ऐसा करता हूँ कि ये ज़ीरो डिवीजन को हटा दिया, तो ये तो हैंडल नहीं होगा। इसके लिए ये एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं आएगा और अभी एबनॉर्मल टर्मिनेशन ही होगा प्रोग्राम का, लेकिन ये फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, और कुछ हो और नहीं हो ये फाइनली ज़रूर एग्जीक्यूट होगा और ये फाइल क्लोज हो जाएगा। ओके, ये आफ्टर ऑल तो नहीं दिखाएगा, लेकिन ये फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही। तो अब इसको पहले चला कर दिखाता हूँ। अभी तो ज़ीरो डिवीजन होकर ये एग्जीक्यूट हो मतलब एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुआ, लेकिन ये क्लोज ट्रू दिखा रहा है, मतलब ये फाइनली ब्लॉक में गया और इसको एग्जीक्यूट किया है और फाइल को क्लोज कर दिया। तो इसीलिए यही रिकमेंडेड है कि ये जो क्लीन अप कोड मतलब फाइल क्लोज, डेटाबेस क्लोज, ये जो काम ये हम फाइनली ब्लॉक में करूँ, क्योंकि फाइनली ब्लॉक सभी टाइम में एग्जीक्यूट होता है। फाइनली ब्लॉक will be executed always. Okay, whether exception is arising or not arising, ये finally block will be always executed. Okay, तो finally block will be executed always, whether or not exception is arising or not arising. Okay, तो यही है फाइनली ब्लॉक का काम। ये ब्लॉक सभी टाइम में एग्जीक्यूट होगा, ये गारंटी है। एक्सेप्शन हुआ नहीं हुआ इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सभी टाइम में एग्जीक्यूट होगा। तो इसीलिए ये जो क्लीन अप करने का जो कोड, मेमोरी को फ्री करने का, ये क्लीन अप का मतलब मेमोरी फ्री करने का, ये सब जो कोड टू फ्री अप द मेमोरी, ये सब हम इस फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखता हूँ। जब तक कि ये तो एग्जीक्यूट होगा ही, ये गारंटी है। इसका मतलब ये फाइल क्लोज करके ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। एबनॉर्मल तो टर्मिनेशन होगा ही, लेकिन इसके पहले फाइल क्लोज हो जाएगा। ओके, मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो यही है ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनल। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्राई है इसके बाद एक्सेप्ट और इसके बाद एल्स, इसके बाद फाइनल, इस ऑर्डर को ही मेंटेन करना होगा। ये एल्स पहले नहीं आएगा और फाइनली भी पहले नहीं आ सकता। जो ऑर्डर में हमने लिखा है वैसा ही ऑर्डर फॉलो करना है, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली। ओके, तो ये है फाइनली ब्लॉक। और यहाँ पर और एक बात कि अगर हमने मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा है, मतलब यहाँ पर तो एक ही ब्लॉक में हम सब कुछ डाल दिया इस टपल का फॉर्म में। तो अगर हमने ऐसा नहीं किया, हमने मल्टीपल
ब्लॉक में लिख रहा था, पहले जैसा कर रहा था, तब हमको एक बात याद रखना है कि अगर हमने एक्सेप्ट ब्लॉक भी बोल रहा हूँ और पर्टिकुलर टाइप भी बोल रहा हूँ, तब एक्सेप्ट जो ब्लॉक है इसको नीचे बोलना है। ओके, मतलब इसको फिर से दिखाना। ओके, अगर ऐसा बोला कि ट्राई और यहाँ पर x इक्वल टू x इक्वल टू 5/0 और यहाँ पर बोला कि एक्सेप्ट और प्रिंट से एरर, और नीचे ऐसा बोल रहा हूँ कि एक्सेप्ट 0 डिविजन एरर एज ई। ओके, एंड प्रिंट से एरर। तो अब ये सिंटैक्स एरर है क्योंकि ये जो एक्सेप्ट ब्लॉक बोला है ये तो सभी टाइप का एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है, लेकिन ये जो 0 डिविजन, ये सब 0 डिविजन एरर को ही हैंडल कर सकता है, कोई दूसरा टाइप का एरर को नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी टाइप का एरर तो एक्सेप्ट हैंडल कर सकता है, तो ये जो 0 डिविजन एरर, इसको तो ये तो लिखना मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि इसका ऊपर जो है यही तो सब कुछ हैंडल कर लेगा, मतलब इस लाइन पे कुछ नहीं आएगा। ओके, इसको हैंडल करने का कुछ नहीं है, तो ये लाइन अभी मीनिंगलेस है और यूजलेस, इसीलिए यहाँ पर ये एक एरर है। तो ऐसा अगर लिख रहा हूँ कि एक्सेप्ट ब्लॉक भी लिख रहा हूँ और पर्टिकुलर हम स्पेशलाइजेशन भी कर रहा हूँ इसी एरर पर, तो उस स्पेशलाइजेशन वर्जन सबसे पहले रखना होगा। मतलब ये एक्सेप्शन है जनरलाइज वर्जन, यह है जनरलाइज वर्जन, और यह है स्पेशलाइज वर्जन, वर्जन। तो हमेशा स्पेशलाइज वर्जन जनरलाइज वर्जन का ऊपर रहना चाहिए। ओके, हमने अभी ये उल्टा कर दिया, इसीलिए एरर दे रहा है। बोल रहा है कि डिफॉल्ट एक्सेप्ट मस्ट बी लास्ट, ये क्लियर बता रहा है कि ये जो एक्सेप्ट ब्लॉक, इसको बोलता हूँ कि डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक। ओके, तो ये डिफॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक बोल रहा है कि मस्ट बी द लास्ट, ये सबसे नीचे रहना चाहिए, ये है इसका एरर। तो इस सिचुएशन में इस ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, तो अभी इस एक्सेप्ट को नीचे करना चाहिए, तभी हमारा एरर चला जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सब कुछ ठीक है। ओके, तो अब अगर 0 डिविजन है तो ये 0 डिविजन इसको हैंडल कर सकता है। ओके, एरर हम बोलता हूँ कि 0 डिविजन। ओके, तो अब ये एक्सेप्ट ब्लॉक में कब आएगा? जब 0 डिविजन एरर नहीं हुआ है, मतलब अभी तो ये एरर 0 डिविजन दिखाएगा। ओके, अब ये एक्सेप्ट ब्लॉक में अभी नहीं आएगा, अभी 0 डिविजन में ही आएगा। ओके, मतलब पहले स्पेशलाइज वर्जन के पास जाएगा, पीवीएम पहले जाएगा स्पेशलाइज वर्जन के पास, अगर स्पेशलाइज नहीं मिला तब वो जनरलाइज वर्जन के पास जाएगा। मतलब हमारा अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मतलब सपोज आई में प्रॉब्लम हुआ है, ओके, आई प्रॉब्लम, ओके, आई प्रॉब्लम, तो हम पहले क्या करूँगा, आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाऊँगा ना। पहले तो देखूंगा कि हमारा जो एरिया वहाँ पे आई स्पेशलिस्ट है या नहीं, तो अगर आई स्पेशलिस्ट है तो हम तो पहले उसके पास ही जाऊँगा। अगर आई स्पेशलिस्ट नहीं मिला तब हम जाऊँगा जनरल जो फिजिशियन उसके पास, अगर आई स्पेशलिस्ट नहीं है तो आई स्पेशलिस्ट का एक प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी ऐसा कि स्पेशलाइज वर्जन का प्रायोरिटी ज़्यादा है, पीवीएम पहले उसी के पास जाएगा। अगर स्पेशलाइज वर्जन नहीं मिला तो वो जाएगा जनरलाइज वर्जन के पास, तो वो अब दिखाएगा एरर 0 डिविजन। ओके, एरर 0 डिविजन। और अगर कुछ और एरर हो रहा है, मतलब इंडेक्स एरर हो रहा है, यहाँ पर एक लिस्ट ले रहा हूँ कि 10
कॉमा 20 कॉमा 30 और अब यहाँ पर हो रहा है क्या, प्रिंट एल ऑफ 100। अब यहाँ पर हो रहा है इंडेक्स एरर। तो इंडेक्स एरर का कोई स्पेशलाइज वर्जन यहाँ पर नहीं है, तो अब पीवीएम जाएगा जनरलाइज वर्जन के पास, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। जनरलाइज वर्जन के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए आप पाइथन वर्चुअल मशीन एक्सेप्ट ब्लॉक में ही जाना होगा। आप वो दिखाएगा एरर, ओके, एरर जनरल, एरर जनरल ये दिखाएगा, ओके, एरर जनरल, ओके। तो यही है एक्सेप्शन का ऑर्डर, ओके। एनी डाउट अप टू दिस? नो सर। ओके, तो यही है पाइथन का एक्सेप्शन हैंडलिंग। और एक्सेप्शन हम कस्टम एक्सेप्शन भी बना सकता हूँ, तो ये हम अभी नहीं दिखाना हूँ, ये अभी स्किप कर रहा हूँ ये स्टेप को, क्योंकि वो करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए पहले। तो अभी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट इस क्लास में अभी हम नहीं दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए ये अभी के लिए हमने छोड़ दिया। हम बाद में कभी अगर टाइम मिला तो दिखाऊंगा। तो यही है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूँ, दैट इज रैंडम नंबर जनरेशन। तो ये भी यूजफुल टॉपिक है। हम रैंडम नंबर भी जनरेट कर सकता हूँ, और ये भी बहुत ही फ्रीक्वेंट सिचुएशन में इसका ज़रूरत पड़ता है। मतलब अगर हम OTP जनरेट करना चाहता हूँ, दैट इज़ जनरेटिंग OTP, 4 डिजिट का OTP जो फ़ोन में आता है, ओके, और 1 टाइम पासवर्ड जिसको बोलता हूँ, और भी लॉटरी का जो नंबर, ओके, लॉटरी नंबर और फ़ोन नंबर, ये सब नंबर को जनरेट करने के लिए, और आईडी नंबर और बैंक अकाउंट नंबर, ये जो होता है ये तो रैंडम नंबर होता है। ये सब नंबर क्रिएट करने के लिए ये रैंडम नंबर जनरेशन करना पड़ता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसलिए इस टॉपिक को पहले देख रहा हूँ। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमारा जो पाइथन का जो मॉड्यूल, एक नया मॉड्यूल चाहिए, दैट इज इंपोर्ट रैंडम। तो अब रैंडम मॉड्यूल के अंदर क्या है, तो रैंडम डॉट देने से ही इसके अंदर कुछ फंक्शंस है जो हमको यूज़ करना है। तो इसके अंदर क्या फंक्शन है, दैट इज ये फंक्शंस है। तो पहले रैंडम, उसके बाद रैंड इंट, रैंड रेंज, यूनिफॉर्म, सफल, चॉइस, चॉइसेस एंड सैंपल, ओके। तो पहले देख रहा हूँ ये रैंडम कैसे काम करता है। तो रैंडम का काम है 0 से 1 के बीच में एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करना। 0 और 1 के बीच में, मतलब ये पॉइंट से आएगा। तो अब हम अगर प्रिंट से इसका प्रिंट करूं, दैट इज रैंडम डॉट रैंडम, ओके, पहला जो फंक्शन, और इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज करूं, और इसको अगर चलाऊं, ये दिखाएगा ऐसा कुछ कि 0.2369, ओके, ये रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। ये हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, और 1 एक्सक्लूडेड है यहाँ पर, मतलब 1 कभी नहीं आएगा, ओके। और इसको अगर फिर से चलाऊं, फिर से एक नया नंबर आएगा 0.3833, और अगर फिर से चलाऊं 0.3568, अगर फिर से चलाऊं 0.5923। तो हम इसको हम सपोज 3 और 4 टाइम्स ऐसे प्रिंट कर दिया, और इसका अगर ऐसे चला दिया, तो ये हर टाइम देख रहा हूँ कि नया नंबर जनरेट कर रहा है, ओके। किसी भी 2 नंबर यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, हर एक नंबर यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो आप सवाल है कि ये इसको लेकर हम करूँगा क्या, ओके। तो हम ऐसा कर सकता हूँ कि हमको अगर इंटीजर नंबर का ज़रूरत है तो उसके लिए भी फंक्शन है, वो भी यूज़ कर सकता हूँ ऑब्वियसली। तो लेकिन इसको भी हम यूज़ कर सकता हूँ,
तो इसको कैसे यूज़ करूँगा, इसको अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको ओके इंटू 10, ओके इसको हटा दिया तो इस नंबर में क्या आ जाएगा, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8.5 हो जाएगा। ओके ये जो नंबर ही हो, बस फिर से चला रहा हूँ। ओके ये तो 0.85 हुआ है, अगर फिर से चला रहा हूँ दैट इज 8.82, अगर फिर से चला 5.50 ऐसा है। तो अब क्या करूँगा, इस पॉइंट के बाद जो पोर्शन इसको अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो हम ऐसा लिखता हूँ कि इंट ऑफ, और इसको ब्रैकेट में डाल दिया। ओके तो ये पूरा पार्ट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ओके तो अब इसको चलाता हूँ, अब ये हो गया 9। तो इसको अगर 3 और 4 टाइम्स प्रिंट कर दिया, ओके तो ये 8091 ऐसा आ गया। और अगर और भी प्रिंट करूँ, ओके तो ये 2847078। ओके ये 7 2 बार आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम ऐसा करके हर ये सीक्वेंस को देख रहा हूँ अभी, ये टोटल जो सीक्वेंस ये कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। फिर से अगर चलाओ 9636542, फिर से अगर चलाओ 7168605, ये टोटल जो सीक्वेंस ये कभी डुप्लीकेट नहीं होगा, ये हमेशा यूनिक होगा। तो अगर ऐसा है तो इस नंबर को मिलाकर हम OTP और फ़ोन नंबर और लॉटरी नंबर कुछ भी जनरेट कर सकता हूँ। ओके तो अभी हम देखूंगा कि इसको लेकर हम कैसे OTP और फ़ोन नंबर ये सब कैसे बना सकता हूँ। तो ऐसे तो हम लिख ही सकता हूँ कि रैंडम डॉट रैंडम इंटू 10 और इसको इंटीजर ये सब कर तो सकता हूँ, लेकिन अगर इंटीजर ही हमको ज़रूरत है तो ऐसा करने का ज़रूरत नहीं। हम इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन दैट इज़ रैंड इंट ये भी यूज़ कर सकता हूँ, और रैंड रेंज भी, ये दोनों में ही इंटीजर नंबर जनरेट होगा, ये स्पेशली फॉर इंटीजर। ओके ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये रैंड इंट एंड रैंड रेंज। ये रैंड इंट में हम 2 पैरामीटर पास कर सकता हूँ, से 10, 20, और ये दोनों ही इंक्लूसिव है। और रैंड रेंज में ये रेंज फंक्शन हमने जैसे यूज़ किया था पहले उसके साथ ही सिमिलर है। तो फॉर एग्जांपल हमने बोला कि 10, 20, तो यहाँ पर 20 एक्सक्लूडेड है रेंज में जो होता है, ये जो स्टॉप वैल्यू ये तो एक्सक्लूसिव होता है, यहाँ पर भी लास्ट वैल्यू एक्सक्लूसिव है। और इसके साथ एक स्टेप वैल्यू भी बोल सकता हूँ हम, ये भी ऑप्शनल है लेकिन बोल सकता हूँ। ओके मतलब यहाँ पर अगर बोल दिया कि 2 तो मतलब 10, 12, 14, 16 ऐसा करके नंबर यहाँ पर जनरेट हो सकता है। 10 उसके बाद 12 उसके बाद 14 उसके बाद 16, ओके ऐसा कर ये भी हम कर सकता हूँ, इसीलिए है रैंड रेंज। तो हम पहले रैंड इन को देखता हूँ। तो अब यहाँ पर बोल दिया गया प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट, और इसके अंदर बोल दिया कि 2 पैरामीटर दोनों ही इंटीजर है। ओके यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नहीं हो सकता। तो अब बोल दिया कि 10, 20 दोनों ही इंक्लूसिव है, तो 10 एंड 20 के बीच में कोई भी एक नंबर आएगा, 10 भी हो सकता है 20 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर ही रहेगा। इसको चला दिया तो 14 है, और इसको भी अगर 2 और 3 बार एक साथ प्रिंट कर दिया तो ये 11, 13, 16, 10 ऐसा आ गया। और इसका अगर फिर से चलाऊँ 18, 18, 17, 15 और 16, 12, 12, 14, ओके ऐसा करके हम इंटीजर नंबर जनरेट कर सकता हूँ। और अभी तो हम जो करूँगा क्या फ़ोन नंबर जनरेट करना चाहता हूँ और OTP, वहाँ पर तो 1 डिजिट चाहिए, ये 2 डिजिट तो नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर करूँगा कि 1 to 9 और 0 भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0,9 0 से 9 इस दोनों के बीच में जो डिजिट सिंगल डिजिट चाहिए। और अगर इसको प्रिंट कर दूँ यहाँ पर
आप देखता हूँ, दैट इज 63426 और फिर से 93994 और 98155। तो दैट मीन्स यहाँ पर भी डायरेक्टली इंटीजर आ रहा है और हमको 10 से मल्टीप्लाई और इंटीजर में कन्वर्ट ये सब करने का ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक इंटीजर ही आएगा और हर सीक्वेंस यूनिक होगा। तो अब इसको OTP में कन्वर्ट करना है, मतलब ये तो लाइन बाय लाइन आ रहा है, एक साइड बाय साइड करना है इसको। ओके, और अगर फ़ोन नंबर तो 10 डिजिट का होता है तो 10 डिजिट करना है और वो साइड बाय साइड होगा। तो हम अभी एक प्रोग्राम लिखूंगा कि राइट ए प्रोग्राम टू जेनरेट, पहले फ़ोन नंबर करता हूँ, 10 डिजिट फ़ोन नंबर्स, फ़ोन नंबर। ओके, तो अब क्या करूँगा, ये सारे हटा दिया, एक को रख दिया और ये प्रिंट को भी हटा दिया। ओके, तो 10 डिजिट बोला है फ़ोन नंबर, तो 10 काउंट करने के लिए तो एक काउंटर चाहिए, तो हम फॉर लूप से भी कर सकता हूँ। और इसको ऐड करने के लिए हमको ये 10 डिजिट को ऐड करना है, तो इसके लिए हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल दिया। ऐड करना मतलब स्ट्रिंग एडिशन करना है। ओके, अरिथमेटिक एडिशन नहीं है, स्ट्रिंग एडिशन। तो एस इक्वल टू सिंगल कोटेशन और एक फॉर लूप चलाता हूँ कि फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट में 1 से लेकर 10 मतलब 11 लिखना होगा। ओके, ये तो एक्सक्लूसिव है। और कोलन देकर अभी क्या करना होगा कि एस के साथ हम इसको ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा स्ट्रिंग एडिशन। लेकिन अगर ऐसा लिखा तो क्या होगा, तो क्या ये चलेगा? हमने लिखा कि एस इक्वल टू एस प्लस रैंडम डॉट रैंडिंट 0,9। तो अब अगर ये एस का वैल्यू दिखाऊं तो एस का वैल्यू क्या होगा? तो ये प्रोग्राम क्या ठीक है? मतलब ये रैंडम नंबर तो जनरेट करेगा। ओके, हमने 10 बार चलाया, 10 बार तो जनरेट करेगा। तो लेकिन क्या ये प्रोग्राम सिंटैक्टिकली ठीक है? तो ये प्रोग्राम अभी सिंटैक्टिकली ठीक नहीं है, इसमें बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है कि एस का टाइप यहाँ पर है स्ट्रिंग, लेकिन रैंडम डॉट रैंडिंग जो है यह है इंटीजर। तो हमने पहले ही बोला है कि स्ट्रिंग के साथ इंटीजर ऐड नहीं हो सकता। इसके लिए हमें ये जो इंटीजर जो है, इंटीजर पार्ट, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर इसको चलाऊं ये इमीडिएटली एरर देगा। तो एरर दे दिया, दैट इज टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str to str नॉट इंट। ओके, तो इसीलिए ये रैंड इंट को हमें पहले str में कन्वर्ट करना होगा। तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, अब ये इंटीजर हो जाएगा और इसके साथ ऐड भी होगा और हमको 10 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। और इसको चलाऊँ, अगर ये 10 डिजिट का नंबर मिल गया, तो अगर फिर से चलाऊँ ये डिफरेंट डिजिट मिलेगा, डिफरेंट फ़ोन नंबर। ओके, हर बार चलाऊँ ये हर बार नया नंबर देगा। ओके, तो ऐसा करके हम डिफरेंट फ़ोन नंबर बना सकता हूँ, यूनिक फ़ोन नंबर। ओके, किसी भी दो फ़ोन नंबर एक नहीं होगा। ओके, तो ये तो हो गया। तो अब हम जो चाहता हूँ कि ये फ़ोन नंबर में जो पहला 3 डिजिट ये 900 से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा करना चाहता हूँ कि जनरेट 10 डिजिट फ़ोन नंबर स्टार्टिंग विथ 900। ओके, ये स्पेशलाइज कर दिया। तो आप क्या करना है, तो यहाँ पर जो फ़ोन नंबर होगा हर नंबर को 900 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर क्या चेंज करने से वो हो जाएगा?
एनी गेस? ये पहला 3 डिजिट 900 करना होगा। तो वेरी सिंपल, ये एस में हम 900 कर दूंगा, और ये 3 डिजिट तो हमने फिक्स कर दिया, और ये फॉर लूप 7 टाइम्स चलाना सी हो जाएगा। मतलब ये करना होगा 1 to 8, मतलब ये 7 डिजिट नंबर बनाएगा और पहले 900 करेगा। ओके, तो अब अगर इसको चलाऊं तो क्या ये हर नंबर 10 डिजिट बनाएगा और पहले 900? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले 3 डिजिट 900 ही आएगा। ओके ओके, तो पहले 900, उसके बाद वो पहला नंबर आएगा। ओके, और उसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पर पहले तो इसके अंदर रहेगा 900। ओके, और पहला इटरेशन में तो एक नंबर आएगा कि 9000 प्लस पहला नंबर से 1 कर दिया। ये तो स्ट्रिंग एडिशन होगा, मतलब 1 हो जाएगा। और इसके बाद इसके साथ जो नेक्स्ट नंबर दैट इज से 5 आया, और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर दैट इज 8। ओके, तो ऐसा करके वो चलता रहेगा। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर अगर चला तो ये 900 और इसके बाद कुछ नंबर वो कर दिया। ओके, अगर इसको फिर से चलाऊँ, फिर से 10 डिजिट नंबर और पहले 900, और फिर से चलाऊँ अगर, फिर से आएगा और पहला 3 डिजिट होगा 900। हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। हमको बोला है कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट 10 डिजिट फ़ोन नंबर स्टार्टिंग विद 900। ऐसा 10 फ़ोन नंबर को बनाना है। दैट इज 10 डिजिट 10 फ़ोन नंबर्स। ओके, और 5 फ़ोन नंबर्स ईच स्टार्टिंग विथ 900। 10 डिजिट फ़ोन नंबर ही बनाना है, लेकिन 5 फ़ोन नंबर बनेगा। तो अभी तो एक एक करके बन रहा है, तो आप क्या करना होगा कि एक साथ 5 नंबर को बनाना है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक नेस्टेड फॉर लूप चलाना पड़ेगा। ओके, तो अब एक नेस्टेड फॉर लूप कर देता हूँ। फॉर के इन रेंज, और यहाँ पर होगा 1,5 बोला है तो 6 होगा। ओके, और इसके अंदर होगा ऐसा। ओके, तो हर बार एक नंबर बनेगा और वो दिखाएगा, मतलब ये प्रिंट एस होगा ये आउटर फॉर लूप में। ओके, तो अगर ऐसा किया है तो क्या वो 10 डिजिट नंबर बनाएगा? मतलब हर नंबर में क्या 10 डिजिट्स रहेगा? तो अब हर नंबर में 10 डिजिट्स नहीं रहेगा। ओके, ये इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम है। तो अगर पहले इसको चला के दिखाता हूँ, तो अब क्या होगा? ये 5 नंबर तो बनाया, लेकिन ये 900 से स्टार्ट भी होता है, लेकिन ये तो 10 डिजिट का नहीं है। ओके, ऐसा कुछ हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया कि यहाँ पर पहला नंबर तो ठीक है, और दूसरा नंबर जो बना रहा है, तब तो पहले एस में जो था वो तो ऐड होता जा रहा है ना। ये जो 900 से 439 ये जब हुआ है, ये एस का वैल्यू नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड हो गया। नेक्स्ट नंबर में भी पहला ये 439 तक है। ओके, और तीसरा नंबर में भी ये 439 तक सभी नंबर में है। ओके, मतलब ये पहला जो इसका वैल्यू वो तो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जो जो वैल्यू आ रहा है उसके साथ भी ऐड होता जा रहा है।
यही प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करूँगा कि अंदर वाला लूप से बाहर होने के बाद इसको एम्प्टी करना है, मतलब एम्प्टी नहीं 9000 कर देना है, क्योंकि सेकेंड टाइम जो नंबर होगा वो भी तो 9000 से स्टार्ट होगा, इसके लिए 900। तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सभी नंबर ओके। तो यहाँ पर इसका नीचे करना होगा, दैट इज प्रिंट को दिखाने के बाद करना होगा, ओके इसका नीचे, ओके यहाँ पर, ओके यहाँ पर, और इसका यहाँ पर चला गया यहाँ पर। तो मतलब ये प्रिंट करने का बाद नीचे हमको ये 9000 कर देना है, बस तभी हो जाएगा। ओके अब हमारा 10 डिजिट फ़ोन नंबर आ गया और सभी में 9000 से स्टार्ट होता है। ओके एनी डाउट? नो सर। ओके तो अब ऐसा करके हम फ़ोन नंबर जैसा और ओटीपी भी कर सकता हूँ, ये 4 डिजिट करने से ये ओटीपी हो जाएगा। ओके और ये अगर ये 900 का हटाकर ये एम्प्टी कर दिया और ये 1 to 8 के बदले इसको कर दिया 1 to 5, तब ये ओटीपी बना देगा 4 डिजिट। ओके अगर इसको चलाऊँ ये 4 डिजिट ओटीपी हो गया। तो हम कुछ भी कर सकता हूँ ये रैंडम नंबर को जनरेट करके। okay. तो अब हम नेक्स्ट जो फंक्शन देख रहा हूँ कि ये रैंड रेंज भी है, तो इसके पहले हम ये चॉइस को देख लेता हूँ, चॉइस एंड सफल, ये इंटरेस्टिंग फंक्शन है, और सैम्पल भी। और पहले देखता हूँ कि चॉइस, तो ये चॉइस कैसे काम करता है, दैट इज नेक्स्ट फंक्शन इज चॉइस। तो चॉइस में हमको लेना है एक लिस्ट, मतलब एक इटरेबल, तो लिस्ट टपल कुछ भी ले सकता हूँ, हम ज़्यादा तो लिस्ट ही लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ आइटम ले लिया, से टीवी कॉमा से प्रिंटर और कॉमा से सीडी से स्कैनर, ओके एंड से मॉनिटर, ऐसा कुछ। तो अब क्या करना है कि सपोज एक लॉटरी हो रहा है और यहाँ से रैंडमली यूज़र को कुछ प्राइस देना है, ओके इस लिस्ट में से, मतलब हमारे पास जो आइटम रहेगा वहाँ से ही तो देना है ना। ओके हमारे पास जो आइटम नहीं है वो तो हम यूज़र को गिफ्ट नहीं दे सकता, हमारे पास जो रहेगा उसके अंदर से ही कुछ देना होगा यूज़र को। तो हमारे पास यही आइटम है और इसके अंदर से यूज़र को रैंडमली को कुछ गिफ्ट देना है, ऐसा ही है प्रोग्राम। तो अब उसको करने के लिए है चॉइस। तो चॉइस में हम पास करूँगा एक इटरेबल, तो हम लिखूँगा कि रैंडम डॉट चॉइस। तो दो फंक्शन है, एक चॉइसेस एंड चॉइस। तो ये चॉइसेस देख रहा हूँ बाद में, अब चॉइस। तो अब इसके अंदर देना है, पास करना है सीक्वेंस, ओके मतलब आइदर लिस्ट और टपल, ओके ऐसा कुछ। तो हम ये लिस्ट भेज रहा हूँ। तो अब ये पाइथन ऑटोमेटिकली रैंडमली इस आइटम से एक आइटम को चूज़ कर देगा, ओके हमारे कुछ करना नहीं है यहाँ पर। तो हम जितना बार इसको चलाऊँ ये एक आइटम को रैंडमली चूज़ करेगा। और फिर से चलाऊँ, ये सीडी को चूज़ किया और फिर से प्रिंटर को चूज़ किया और फिर से स्कैनर को और फिर से मॉनिटर को, ओके ऐसा करके ये हर बार चलाने से एक आइटम को रैंडमली चूज़ करके देगा, ओके। तो यही है चॉइस का काम। तो यहाँ पर एक ही आइटम हम चूज़ कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा नहीं। तो अगर एक से ज़्यादा आइटम चूज़ करना है तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है, दैट इज सैम्पल। यहाँ से हम एक से ज़्यादा आइटम चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन रिपीटेड नहीं होगा, ओके
सैम्पल एंड चॉइस में तो एक ही आइटम होगा, रिपीट करने का कोई चांस ही नहीं है। और सैम्पल में रिपीट नहीं होगा, लेकिन एक से ज़्यादा आइटम हम चूज़ कर सकता हूँ। तो अब देखता हूँ कि सैम्पल, इट इज़ रैंडम डॉट सैम्पल, और ब्रैकेट में देना है सेम, दैट इज़ ये पॉपुलेशन, मतलब वो सीक्वेंस। ओके, सेम ही है। ओके, एल दे दिया, और यहाँ पर एक सेकेंड पैरामीटर भी देना होगा, दैट इज़ कॉमा देकर कितना आइटम चाहिए इसको हमें बोलना है। दैट इज़ से बोल दिया कि 3 आइटम चाहिए। ओके, 3। और अगर इसको चलाऊँ, ये 3 आइटम हमारे लिए दे दिया, कोई रिपीटेशन नहीं होगा। CD TV प्रिंटर, और ये एक लिस्ट फॉर्मेट में आएगा। और अगर फिर से चलाऊँ, दैट इज़ मॉनिटर स्कैनर प्रिंटर, और फिर से चलाऊँ स्कैनर TV CD, और फिर से चलाऊँ मॉनिटर प्रिंटर TV। ऐसा करके वो हर टाइम में 3 रैंडम एलिमेंट को चूज़ करेगा। तो हम मैक्सिमम यहाँ पर इस लिस्ट में जितना आइटम है मैक्सिमम उतना ही बोल सकता हूँ। मतलब यहाँ पर तो 5 आइटम है, मैक्सिमम हम 5 आइटम बोल सकता हूँ। तो वो 5 आइटम को ही चूज़ करेगा, लेकिन ऑर्डर को चेंज कर देगा। ओके, 5 आइटम को ही तो चूज़ किया, और तो कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन ऑर्डर को चेंज कर देगा, ऑर्डर सेम नहीं होगा। ओके, ऐसा कुछ। 5 से ज़्यादा आइटम नहीं बोल सकता हूँ। अगर हमने 6 बोल दिया तो इमीडिएटली एरर आएगा। यहाँ पर एरर आएगा, वैल्यू एरर, सैंपल लार्जर देन पॉपुलेशन और इज नेगेटिव। ओके, पॉपुलेशन से ज़्यादा हो गया। पॉपुलेशन का मतलब ये लिस्ट, ये लिस्ट में जितना आइटम है, ये सैंपल में हम जितना आइटम को निकालने के लिए बोला है ये ज़्यादा हो गया। ओके, तो हम मैक्सिमम यहाँ पर 5 बोल सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया सैंपल। और लास्ट में जो है वो है चॉइसेस। तो यहाँ पर हम एक से ज़्यादा आइटम भी बोल सकता हूँ और रिपीट भी कर सकता हूँ, सभी होगा। तो जस्ट एक चेंज करना है, सिर्फ 5 नहीं बोल सकता हूँ हम यहाँ पर बोलना है कि k इक्वल टू 5, मतलब ये कीवर्ड आर्गूमेंट है। ओके, इस चॉइस फंक्शन में और भी आर्गूमेंट है। तो अगर हमने k इक्वल टू नहीं बोला, तो हमने तो जानता हूँ कि फंक्शन का आर्गूमेंट में हम जो देखा था कि अगर हमने सिर्फ 5 बोल दिया तो क्या हो जाएगा, वो समझ लेगा कि ये सेकेंड आर्गूमेंट है, मतलब वेट्स। पहला तो पॉपुलेशन, और सेकेंड आर्गूमेंट को समझ लगा कि ये वेट्स है। तो ये वेट्स 5 ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने चला तो ये एरर देगा, ये टाइप एरर कर दिया। ओके, तो हमको बोलना है कि k इक्वल टू 5। तो ये क्लियर बता रहा है कि द नंबर ऑफ चॉइसेस मस्ट बी कीवर्ड आर्गूमेंट k इक्वल टू 5। तो यहाँ पर बोलना है कि k इक्वल टू 5। ओके, तो ये तो 5 आइटम ही एक्सट्रैक्ट करेगा, और ये रिपीट भी हो सकता है। ओके, अगर इसको चलाऊं तो ये मॉनिटर 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 3 बार कर दिया। ओके, कुछ भी हो सकता है, ये रिपीट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, कोई गारंटी नहीं। तो अगर k इक्वल टू 1 भी कर सकता हूँ, तब तो ये चॉइस में जो था वही हो जाएगा, एक ही आइटम, एक ही आइटम आएगा। और एक से ज़्यादा हम कुछ भी बोल सकता हूँ, 10 भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर रिपीटेड आएगा। ओके, 10 आइटम ये रिपीट करके करके दे देगा। ओके, तो यही है हमारा मेन जो फंक्शंस, दैट इज चॉइसेस एंड सैंपल एंड चॉइस। और भी एक फंक्शन है, दैट इज सफल। यहाँ पर ये सफल क्या करता है, इस लिस्ट में जो जो आइटम है इसको सफल कर देगा। हम जो कार्ड में जो करता हूँ, हम जो कार्ड सफल करता हूँ ऐसा ही होगा। तो हम लिखूँगा कि रैंडम डॉट सफल, और ब्रैकेट में देना है ये जो सीक्वेंस। ओके, म्यूटेबल सीक्वेंस करना होगा, मतलब टपल नहीं चलेगा, ये लिस्ट ही करना होगा, मतलब ये ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करेगा।
ओके। और ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, रिटर्न नन। सो हम प्रिंट के अंदर देने से कुछ काम नहीं होगा, मतलब ये नन रिटर्न कर देगा। और ये तो ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करेगा। सो हम प्रिंट एल करके देख सकता हूँ कि ओरिजिनल लिस्ट अभी चेंज हो जाएगा, कि ये चेंज होगा, ये ऑर्डर चेंज कर देगा ये। तो हर बार ये करने से, हर बार सफल करने से ये ऑर्डर को चेंज करता रहेगा। ओके, फिर से अगर सफल सफल ऐसा कर दूँ तो हर बार इसका ऑर्डर चेंज करेगा वो। ओके, पहले स्कैनर प्रिंटर टीवी, उसके बाद मॉनिटर सीडी स्कैनर, उसके बाद मॉनिटर टीवी सीडी, टीवी मॉनिटर प्रिंटर। ओके, हर बार कॉल करने से इसका ये सफलिंग करता रहेगा। ओके, तो हम ये भी कर सकता हूँ। ओके, तो यही है सफल फंक्शन। और भी यहाँ पर फंक्शन है, दैट इज रैंड रेंज एंड यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में भी हम दो पैरामीटर भेज सकता हूँ यहाँ पर, और ये फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर प्रिंट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म ब्रैकेट में हम दो फ्लोट नंबर भेज सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले जो रैंड इंट देखा था वहाँ पर तो दो पैरामीटर इंटीजर था, अभी दो पैरामीटर है फ्लोट। मतलब हम से ऐसा बोल सकता हूँ कि 4.5 कॉमा 8.1। ओके, तो यहाँ पर भी दो नंबर इंक्लूडेड है। ओके, मतलब ये 7.1 ऐसा कुछ कर दिया। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा अभी। यहाँ पर भी ये 7.5, 6.8। यहाँ पर भी हम दो रेंज के अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर जनरेट करना है तो हम ऐसा कर सकता हूँ। यही है यूनिफॉर्म। और जो रैंड रेंज है वहाँ पर हम एक स्टेप भी बता सकता हूँ, दैट इज रैंड रेंज। यहाँ पर बोल दिया कि 10, 20, 2। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसका जो वैल्यू होगा कि 10, 12, मतलब इसका जो रेंज हो सकता है कि 10, 12, 14, 16, 18। ओके, ये 20 एक्सक्लूडेड है, मतलब इसी 5 नंबर के बीच में किसी एक नंबर जनरेट होगा। ओके, आइदर 10 और 12 और 14 और 16 और 18। तो अगर हमने कॉल करिए 12 आया और इसका मल्टीपल टाइम्स कॉल करके छोड़ सकता हूँ। ओके, ऐसा करके ये इसी 5 नंबर के बीच में किसी नंबर को एक्सट्रैक्ट करेगा। ओके, 18, 14, 18, 14, 16, 10। ओके, अगर फिर से चलाऊँ 14, 16, 18, 10, 12, 16। ओके, इसी 5 नंबर के बीच में इसी एक नंबर को सिलेक्ट करेगा। तो यही है रैंड रेंज। ओके, तो अब हम क्या करूँगा, ये जो फंक्शंस हमने देखा, दैट इज हमने जो देखा ये जो सफल एंड ये जो चॉइस एंड जो सैंपल, ये फंक्शन को यूज़ करके हम एक प्रोग्राम लिखूंगा कि इसका नाम है कि पासवर्ड मैनेजर। ओके, तो हमारा अभी प्रोग्राम का नाम क्या है कि पासवर्ड मैनेजर। तो ये पासवर्ड मैनेजर क्या होता है कि हमको एक पासवर्ड बनाना होगा। तो ये हम यूज़र के पास से भी ले सकता हूँ क्या कि कौन कौन सिंबल को यूज़ करके हमको पासवर्ड बनाना है। ओके, तो ये भी हम कर सकता हूँ। तो अभी हम एश्यूम ही कर लेता हूँ, मतलब ये पासवर्ड में हम सपोज ऐसा करना चाहता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ कि अल्फ़ाबेट। ओके, अल्फ़ाबेट तो इक्वल टू, तो हम चाहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम होगा कि इन दिस पासवर्ड there will be 3 alphabets. Okay,
अल्फ़ाबेट्स, 2 नंबर्स मतलब 2 डिजिट्स, 3 अल्फ़ाबेट्स 2 डिजिट्स and 4 2 digits and 4 special characters. Okay. तो ये 3 अल्फ़ाबेट 2 डिजिट्स एंड 4 स्पेशल कैरेक्टर्स लेकर एक पासवर्ड बनाना होगा। तो अब हमको एक पासवर्ड बनाना है, क्रिएट ए पासवर्ड, जहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट होगा, दो डिजिट होगा एंड 4 स्पेशल कैरेक्टर्स होगा। ये अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर कितने बार करके रहेगा ये हम यूज़र के पास से भी पूछ सकता हूँ। तो पहले हम इसको एज्यूम ही कर लेता हूँ और बाद में हम यूज़र के पास से भी लेकर भी कर सकता हूँ। तो अब क्या करना होगा, 3 अल्फ़ाबेट लेना होगा, ये तो किसी भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। ओके, तो ए से जेड तक। तो इसीलिए क्या करना होगा कि अल्फ़ा नाम का एक लिस्ट बनाना होगा जिसके अंदर ए टू जेड 26 अल्फ़ाबेट्स होगा। तो अभी तो अगर नॉर्मल में अगर टाइप करूं तो ये पहले ए कॉमा बी ऐसा करके तो लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करके लिखने से तो टाइम लग जाएगा। ओके, 26 लेटर को लिखना होगा, तो इसीलिए ऐसा करके लिखने का ज़रूरत नहीं, हम और भी एक मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। तो इसका नाम है स्ट्रिंग मॉड्यूल। ओके, तो पाइथन में स्ट्रिंग नाम देकर एक मॉड्यूल है, तो इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स है। तो हम अगर इसके अंदर एक बार जाकर देख लूँ कि ये स्ट्रिंग के अंदर जो है ये जो वेरिएबल्स अब है यही वेरिएबल्स चाहिए। ओके, और बाकी मेथड्स है उसको अभी ज़रूरत नहीं। तो हमको अभी जो चाहिए दैट इज़ ये एस की अपर केस और एस की लोअर केस, जो भी चाहे ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, और एस की लेटर्स भी ले सकता हूँ, और ये अपर केस लोअर केस मिक्स्ड है। ओके, तो हमको अगर सिर्फ अपर केस चाहिए तो एस की अपर केस, और अगर लोअर केस चाहिए तो एस की लोअर केस, और अगर मिक्स चाहिए तो एस की लेटर्स ले सकता हूँ। तो हम एस की लेटर्स ही लेता हूँ, यहाँ पर लोअर केस अपर केस सब मिक्स्ड है। और अगर डिजिट्स चाहिए तो सिर्फ डिजिट्स ये वेरिएबल लूँगा। ओके, तो हमको, और अगर स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए तो हम लूँगा पंक्चुएशन। तो हमको ये 3 वेरिएबल चाहिए, एस की लेटर्स, ये जो डिजिट्स एंड पंक्चुएशन। ओके, तो ये हमको 3 वेरिएबल चाहिए, एस की लेटर्स और पंक्चुएशन एंड डिजिट्स। तो अब हम हमारा प्रोग्राम में वही करूँगा कि एक स्ट्रिंग ले लूँगा से एस इक्वल टू, और अल्फ़ा ले लूँ, अल्फ़ा इक्वल टू से स्ट्रिंग डॉट एस की लेटर्स। ओके, तो सारे लोअर केस अपर केस लेटर्स हमारे पास आ जाएगा, कुछ टाइप करने का ज़रूरत नहीं। और नेक्स्ट चाहिए डिजिट्स इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, तो सब डिजिट्स आ जाएगा। और इसके बाद हमको पंक्चुएशन चाहिए, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैर्स। ओके, इक्वल्स टू फिर से स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। ओके, बस हमारे पास सब कुछ आ गया जो हमको चाहिए था, सारे अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ टाइप करने का ज़रूरत नहीं, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप क्या करना होगा कि इस एस की लेटर से 3 अल्फ़ाबेट को लेना है, और डिजिट से लेना है 2 डिजिट को, और पंक्चुएशन से लेना है 4 स्पेशल कैरेक्टर्स, और ये लेना है रैंडमली। ओके, इसके सभी लेना है रैंडमली। तो अब ये रैंडमली कैसे लूँगा, तो यहाँ पर तो 3 अल्फ़ाबेट लेना है, मतलब एक से ज़्यादा लेना है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, मतलब हमको रैंडमली एक से ज़्यादा लेना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि सैम्पल, और रिपीट भी नहीं होना है, लेना तो है और रिपीट भी नहीं करना है। तो इसके लिए हमको लेना है कि सैम्पल, यहाँ से हम मोर देन 1 आइटम को
ले सकता हूँ, लेकिन वो रिपीट नहीं होगा, कैन नॉट बी रिपीटेड। ओके, और अगर चॉइसेस यूज़ किया यहाँ पर, एक से ज़्यादा तो आइटम ले सकता हूँ लेकिन वो रिपीट हो सकता है, इसके लिए चॉइसेस नहीं लूँगा, हम सैम्पल लूँगा। ओके ओके, तो अब हम करता हूँ क्या, एक फाइनल स्ट्रिंग लूँगा जहाँ पर ये पासवर्ड क्रिएट होगा, दैट इज पास। ये पास तो हम ले सकता हूँ क्योंकि पास एक कीवर्ड है, तो हम पासवर्ड ही लूँगा। ओके, तो पासवर्ड इक्वल टू हमको ऐसा कुछ करना होगा, तो हम ये रैंडम मॉड्यूल से लेना है क्या, रैंडम डॉट सैम्पल, और इसके अंदर हम पास करूँगा ये अल्फा। ओके, ये पास करूँगा ये अल्फा, तो अल्फा से हमको चाहिए 3 अल्फ़ाबेट, तो इसके लिए अल्फा कॉमा देकर बोल दूंगा कि 3। ओके, ये 3 अल्फ़ाबेट्स को निकाल देगा। तो हमने ये रैंडम डॉट सैम्पल किया है और अल्फा कॉमा 3 किया है, मतलब ये अल्फ़ाबेट से 3 अल्फ़ाबेट को ले लेगा रैंडमली, और प्लस करूँगा। ओके, तो ये सैम्पल क्या करता है कि एक लिस्ट रिटर्न करता है, एक लिस्ट रिटर्न करेगा, और प्लस हम तो एक से ज़्यादा लिस्ट ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब फिर से करूँगा कि रैंडम डॉट सैम्पल, और फिर से करूँगा इस डिजिट से, डिजिट्स कॉमा 2 डिजिट देना है, कॉमा 2 कर दिया, और प्लस, और फिर से रैंडम डॉट सैम्पल ब्रैकेट में क्या क्या स्पेशल कैट्स कॉमा 4 लेना है, तो कॉमा 4। ये तीनों फंक्शन ही ये सैम्पल हर बार लीस्ट रिटर्न करेगा, और हम तो लीस्ट प्लस देकर तो ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब ये पासवर्ड के अंदर आ जाएगा एक लिस्ट, जिसके अंदर यही रहेगा 3 अल्फ़ाबेट, 2 डिजिट एंड 4 स्पेशल कैरेक्टर्स। और हम इसको पहले प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या हो गया, और ये ऐसा कुछ हो गया। तो ये कॉमा देकर ये इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो हम इसको नॉर्मल पासवर्ड तो ऐसा कॉमा देकर लिस्ट बन के नहीं आएगा, ये तो साइड बाय साइड रहेगा, एक स्ट्रिंग होगा, ऐसा लिस्ट नहीं। तो हम इसको कर दूंगा ठीक, और अगर फिर से चलाऊं तो ये फिर से नया लिस्ट आएगा। ओके, मतलब ये सीक्वेंस अलग हो जाएगा। ओके, और फिर से चलाऊं अगर, ये फिर से आएगा। तो अब इसको अभी स्ट्रिंग बनाना है, ऐसा कॉमा देकर लिस्ट नहीं। तो आप इसको स्ट्रिंग कैसे बनाऊंगा। ओके, इसको अभी स्ट्रिंग बनाना है। ओके, तो स्ट्रिंग कैसे बना सकता हूँ, तो स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या करना होगा, कुछ भी नहीं, हम एक फॉर लूप चला करती है स्ट्रिंग बना सकता हूँ, लेकिन उसमें तो टाइम लग जाएगा, हम फॉर लूप नहीं चलाऊंगा। हम स्ट्रिंग का एक मेथड यूज़ करूँगा जो हम पहले ही देख चुका हूँ, दैट इज स्ट्रिंग का जो मेथड उसका नाम है डॉट ज्वाइन। ओके, ज्वाइन, तो हम तो जानता हूँ कि ज्वाइन फंक्शन में हम एक इटरेबल भेज सकता हूँ। ओके, इटरेबल, ये मल्टीपल आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट और एनी इटरेबल हम ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये तो पासवर्ड एक लिस्ट है, तो हम पासवर्ड पास कर सकता हूँ, और इस कोटेशन के अंदर जो कैरेक्टर दूंगा उसी कैरेक्टर को हर 2 कैरेक्टर के बीच में लगा देगा। तो लेकिन अभी तो लगाने का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये एम्प्टी कोटेशन ही रहेगा, और ये एक दूसरा वेरिएबल में स्टोर कर दिया से s इक्वल टू दिस। ओके, तभी हमारा स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा, प्रिंट s, दैट इज पासवर्ड, आवर पासवर्ड इज s। ओके, हमारा पासवर्ड क्रिएट हो गया।
अगर फिर से चलाऊँ ये नया पासवर्ड क्रिएट होगा। हर बार अगर चलाऊँ ये नया पासवर्ड क्रिएट होगा, जहाँ पर पहला 3 जो है ये अल्फ़ाबेट होगा, लोअर केस अपर केस मिक्स्ड, और उसके बाद 2 होगा डिजिट, और उसके बाद 4 कैरेक्टर होगा स्पेशल कैरेक्टर। ओके, तो हमारा पासवर्ड रेडी हो गया। और यहाँ पर और भी एक चेंज करना है कि ये जो हर बार आ रहा है कि पहला 3 कैरेक्टर अल्फ़ाबेट आ रहा है और उसके बाद 2 है डिजिट और लास्ट 4 है स्पेशल कैरेक्टर, लेकिन इसको भी हम चेंज करना चाहता हूँ, मतलब ये भी हम रैंडम करना चाहता हूँ। मतलब ये नंबर तो सेम रहेगा लेकिन सीक्वेंस अलग होगा। ओके, मतलब पहला 3 अल्फ़ाबेट ऐसा नहीं रहेगा, 3 अल्फ़ाबेट 2 डिजिट 4 स्पेशल कैरेक्टर ही रहेगा, लेकिन स्पेस चेंज होगा, मतलब पोजीशन चेंज होगा। तो इसको चेंज करने के लिए हम ये जो हमने पासवर्ड बनाया, मतलब लिस्ट बनाया, उसके बाद हम इसको शफलिंग कर दूंगा। तो हम फिर से कॉल करूंगा, दैट इज़ रैंडम डॉट शफल, और ब्रैकेट में पास करूंगा पासवर्ड। तो हम तो जानता हूँ कि शफल ओरिजिनल लिस्ट को ही चेंज करता है, तो इसलिए ओरिजिनल लिस्ट ही चेंज हो जाएगा। और इसके बाद हम पासवर्ड को ज्वाइन कर दूंगा, तभी हमारा हर बार नया सीक्वेंस आएगा। तो अब फिर से रन करता हूँ, तो अब ये सीक्वेंस चेंज हो गया। ओके, तो पहला डिजिट, उसके बाद लेटर, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर। ओके, ये मिक्स्ड आएगा अभी। ओके, और इसके बाद फिर से ये डॉट स्लैश एक्स, ओके, ये सफलिंग हो जाता है। तो अभी इस लिस्ट को दिखाने का ज़रूरत नहीं, इसको कमेंट कर सकता हूँ। ओके, पहला पासवर्ड ये आएगा और दूसरा पासवर्ड ऐसा। हर बार सीक्वेंस एंड पोजीशन चेंज होता जाएगा। ओके, तो ऐसा करके हम पासवर्ड का सीक्वेंस हम क्रिएट कर सकता हूँ। और अभी हम ये नंबर को भी रैंडमली करना चाहता हूँ, मतलब ये हम यूज़र के पास से पूछ लूँगा ये कितना अल्फ़ाबेट, कितना डिजिट एंड कितना स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो हम पहले एक वेरिएबल लेता हूँ कि से अल्फ़ा, ओके, और ए एल ले लिया, और इंटीजर ऑफ इनपुट एंटर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ओके, और इसके बाद इसको कॉपी कर लिया और कर लिया कि डिजिट DIG कर लिया, और एंटर नंबर ऑफ डिजिट्स, और लास्ट टाइम स्पेशल कैरेक्टर SP कर लिया, और यहाँ पर एंटर नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, तो अब कौन सा आइटम कितने बार करके आएगा ये भी हम यूज़र के पास से पूछ लूँगा। और ये जो हमने कॉमा देकर जो नंबर बोला, ये हमने अभी ये वेरिएबल कर दूंगा, दैट इज़ पहला 3 के लिए कर दूंगा AL, और ये 2 के लिए कर दूंगा DIG, और इसके बाद ये 4 के जगह कर दूंगा SP। बस, बाकी सब कुछ ठीक ही रहेगा। ओके, ओके, तो अब अगर इसको चलाऊं, ये एंटर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हमने दे दिया कि 6, और नंबर ऑफ डिजिट्स से 4 एंड स्पेशल कैरेक्टर से 5, और हमारा पासवर्ड बन गया, लेकिन सीक्वेंस अलग होगा। ओके, 6 अल्फ़ाबेट रहेगा यहाँ पर, और 4 डिजिट्स और 5 स्पेशल कैरेक्टर्स। यहाँ पर अगर काउंट करें तो 4 डिजिट्स ही है, ये 0 है, 8 6 एंड 9, ये 4 डिजिट्स है। ओके, और अगर फिर से चलाऊँ, फिर से बोल रहा कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स से 2 कर दिया, नंबर ऑफ डिजिट्स से 5 एंड स्पेशल कैरेक्टर से 3, और ये पासवर्ड हो गया। नंबर ऑफ डिजिट्स 5 किया है, 6 7 6 8 1 एंड 9। ओके, 5 डिजिट्स,
एंड दो अल्फ़ाबेट है दैट इज एफ एंड एच, एंड बाकी तीन है स्पेशल कैरेक्टर। तो ऐसा करके हम हर बार नया पासवर्ड एंड सीक्वेंस भी अलग होगा यहाँ पर, ये नया पासवर्ड जनरेट कर सकता हूँ। ओके, एनी डाउट यहाँ पर? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो यही हुआ है रैंडम नंबर को यूज़ करके हम ऐसा पासवर्ड मैनेजर बना सकता हूँ। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज फाइल हैंडलिंग। दैट इज फाइल हैंडलिंग। तो अभी तक हम जो प्रोग्राम लिखा था, ये जो वेरिएबल्स, ये तो हम सब रैम में रख रहा था। ओके, रैम में क्रिएट हो रहा था। तो रैम का तो लिमिटेशन हम जानता हूँ कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ही ये सब डेटा इरेज हो जाता है। यही तो रैम का लिमिटेशन, दैट इज़ रैम तो वोलाटाइल है। ये सारे वेरिएबल तो रैम में क्रिएट हो रहा है, और स्विच ऑफ करने से तो डेटा इरेज हो जाएगा, परमानेंट तो नहीं रहेगा। तो आप क्या करना होगा, आप जो करूँगा क्या कि डेटा हम हार्ड डिस्क में रखूँगा। ओके, दैट इज़ यहाँ पर होगा हार्ड डिस्क। तो हम रैम से डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर कर दूँगा, और उल्टा भी करूँगा, दैट इज़ हार्ड डिस्क से डेटा को रैम में लोड कर दूँगा। दैट इज़ रैम से डेटा हार्ड डिस्क में राइट करूँगा, और उल्टा दैट इज़ हार्ड डिस्क से डेटा को रैम में लोड करूँगा। तो ये रैम से हार्ड डिस्क में लिखने का जो काम, दैट इज़ इसको राइट ही बोलता हूँ, और सेव, दैट इज़ सेव। और हार्ड डिस्क से हम रैम में लाऊंगा डेटा को, दैट इज़ ये लोड और रीडिंग बोल रहा हूँ, दैट इज़ रीड। ओके, तो हमारे लिए यही बेसिक दो काम करना होगा, दैट इज़ सेव एंड रीड। ओके, तो इसके लिए हमको एक फाइल ओपन करना होगा। तो हमको एक फाइल ओपन करना होगा। तो फाइल ओपन करने के लिए टू ओपन ए फाइल हमको लिखना है कि f इक्वल टू एक फंक्शन देना होगा कि ओपन, और इसके अंदर एक कोटेशन में देना है कि फाइल का नाम। पहला है फाइल का नाम, तो हम देता हूँ कि d:// से abc.txt। ओके, तो हम क्या करूँगा, पहले फाइल को रीड करूँगा। तो रीड करने के लिए हमने ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये फाइल अभी डी ड्राइव के अंदर है। तो किसी भी ड्राइव के अंदर रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम सोच रहा हूँ कि ये abc.txt ये जो फाइल है, ये अभी डी ड्राइव में है, अभी इसको हम रीड करूँगा। तो फाइल को लेकर हम क्या क्या कर सकता हूँ। ओके, फाइल को लेकर हम यूजिंग फाइल वी कैन डू, दैट इज़ पहला है फाइल को रीड कर सकता हूँ, दूसरा है राइट कर सकता हूँ, और तीसरा है हम अपेंड कर सकता हूँ। और ये दोनों काम हम एक साथ भी कर सकता हूँ, इसके लिए भी हमारा पास चॉइस है। तो अभी हम ये तीनों को ही देख लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल अगर हम ओपन कर रहा हूँ तो रीड होता है, यह है बाय डिफ़ॉल्ट। और ये राइट और अपेंड करने के लिए हमको स्पेशली बोलना पड़ेगा पाइथन को। तो हम कैसे बोलूँगा कि हमको राइट और अपेंड करना है। तो सभी के लिए कुछ मोड्स है यहाँ पर, कि फाइल ओपनिंग मोड्स। ओके, तो रीड के लिए जो है वो है आर, ओके, स्मॉल आर। और राइट के लिए जो है दैट इज डब्लू, स्मॉल डब्लू। और अपेंड के लिए है ए। तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड होता है, इसके लिए आर बोलने का ज़रूरत नहीं, लेकिन राइट और अपेंड के लिए हमको स्पेशली डब्लू और ए बोलना पड़ेगा। ओके, यह है स्ट्रिंग पैरामीटर। ये जो ओपनिंग मोड है यह है स्ट्रिंग पैरामीटर। ओपनिंग मोड का मतलब हमको बोलना चाहिए कि हम फाइल को ओपन करके क्या करना चाहता हूँ।
यही है ओपनिंग मोड। बाय डिफ़ॉल्ट ये आर है, तो मतलब हमने अभी मोड नहीं दिया, इसका मतलब अभी ये रीडिंग के लिए होगा, हम राइटिंग नहीं कर सकता हूँ। ओके, राइटिंग और अपेंड नहीं होगा। अगर राइटिंग करने का कोशिश की तो वो एरर देगा। ओके, तो राइटिंग करने के लिए जो फंक्शन है, राइटिंग और रीडिंग के लिए में कुछ फंक्शंस है। तो रीडिंग के लिए जो फंक्शन, दैट इज फॉर रीडिंग, जो फंक्शन है वो है से पहला है रीड, और दूसरा है रीड लाइंस, और तीसरा है रीड लाइन। ओके, यह रीडिंग करने के लिए। और राइटिंग करने के लिए भी है, दैट इज फॉर राइटिंग, दैट इज है राइट, और राइट लाइन भी है, दैट इज राइट लाइन। तो यहाँ पर सभी का आर्गुमेंट होगा स्ट्रिंग, यहाँ पर स्ट्रिंग के अलावा और कुछ नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट सभी स्ट्रिंग राइट होगा और स्ट्रिंग ही रीड होगा। तो यहाँ पर जो रीड जो करता है, ये फाइल का पूरा कंटेंट रीड कर देता है और एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रीड करता है, मतलब इसका आउटपुट एक स्ट्रिंग होगा। और रीड लाइंस जो करता है, ये हर लाइंस को रीड करके, सभी लाइंस को रीड कर देगा। ओके, ऑल लाइंस को रीड करके ये एक लिस्ट के फॉर्म में इसको रिटर्न करेगा, मतलब इसका आउटपुट होगा लिस्ट। सभी लाइंस को रीड कर देगा, एक फाइल पे जितना लाइंस है। और रीड लाइन क्या करेगा, ये सिंगल लाइन को रीड करेगा और इसका आउटपुट होगा एक स्ट्रिंग। ओके, और अगर इसको दिखाऊं कि हम अभी कॉल करूंगा एफ डॉट रीड, तो इसका जो आउटपुट होगा वो है स्ट्रिंग। और अगर हम एफ डॉट रीड लाइन कॉल कर रहा हूँ तो इसका आउटपुट होगा एक स्ट्रिंग। और अगर रीड लाइंस कर दूँ तो इसका आउटपुट हो जाएगा एक लिस्ट। ओके, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो सपोज abc.txt है या नहीं है, इसको हम देख लेता हूँ एक बार कि डी ड्राइव के अंदर ये abc, ओके, ये फाइल है। इसके अंदर क्या है, ये दिस फाइल, तो दिस इज फाइल कर देता हूँ, दिस इज फाइल। ये लाइन 1, लाइन 2 और ये है लाइन 3, ये 3 लाइन कर देता हूँ और इसको सेव कर दिया। ओके, तो अब अगर हमने ये रीड, हमने पहले क्या किया, रीड मतलब ये पूरा फाइल को रीड कर देगा, और ये सब आर के अंदर हमने ये स्टोर कर दिया। और अगर प्रिंट किया से आर को, तो ये पूरा फाइल को दिखा देगा, दैट इज दिस इज फाइल लाइन 2, लाइन 3। ओके ओके, और अगर हमने रीड लाइन किया तो क्या करेगा, ये पहला लाइन को रीड करेगा। ओके, मतलब ये दिस इज फाइल, इसको अगर चलाऊं, ओके, तो हर बार इसको कॉल करूं तो ये एक एक करके लाइन को रीड करेगा। मतलब ये 2 बार कॉल किया तो ये पहला 2 लाइन को रीड करेगा, पहले दिस इज फाइल, उसके बाद लाइन 2। और अगर फिर एक बार कॉल कर दिया तो तीसरा लाइन भी कॉल हो जाएगा, दैट मीन्स लाइन 3। ओके, तो हर एक बार रीड लाइन कॉल करने से एक एक करके एक एक लाइन रीड होगा। और अगर हमने रीड लाइंस को कॉल किया तो ये भी सभी लाइंस को रीड कर देगा, लेकिन एक लिस्ट के फॉर्मेट में हमको रिटर्न करेगा, मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, दैट इज, यहाँ पर हमको इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट आर, तो ये प्रिंट कर दिया, दैट इज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, तो हर यहाँ पर जो हर आइटम एक एक लाइन है यहाँ पर, इसके अंदर जो है। ओके, दिस इज फाइल लाइन 2, लाइन 3, यहीं पर ये भी है। ओके, दिस इज फाइल लाइन 2, लाइन 3। तो अब ये हम फॉर लूप से इटरेट कर सकता हूँ। हम अगर इसको इटरेट करूँ अभी,
कि फॉर आई इन आर, ये प्रिंट कर दिया कि आई, तब ये हम इटरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा गैप आ रहा है बीच में, क्योंकि ये प्रिंट तो एक लाइन तो प्रिंट करता है, ओके, न्यू लाइन, और ये हर लाइन के साथ एक बैकस्लैश एन है, क्योंकि ये फाइल के अंदर हमने एक एंटर दिया है, इसके लिए बैकस्लैश एन आ रहा है। तो हम इसको एक काम कर सकता हूँ कि ये जो लाइन रीड हो रहा है ये हम स्ट्रिप कर दूंगा, दैट इज आई डॉट, ये स्ट्रिप कर दिया, तो ये बैकस्लैश एन अभी हट जाएगा, ओके, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, हम ये स्ट्रिप कॉल कर सकता हूँ, और ये बैकस्लैश एन अभी हट जाएगा, और ये लाइन बाय लाइन कोई एक्स्ट्रा गैप नहीं होगा यहाँ पर। ओके, ऐसा करके भी कर सकता हूँ, और ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर कॉमा देकर एंड इक्वल टू, ये हम ये कोटेशन बोल दिया, तो यहाँ पर भी सेम काम होगा कि ये जो प्रिंट जो एंटर देता है न्यू लाइन, ये ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे भी हम जो बैकस्लैश एन न्यू लाइन, इसको भी ऑफ कर सकता हूँ। ओके, ऐसे करने से भी चलेगा। इधर स्ट्रिप से ऑफ कर सकता हूँ ये बैकस्लैश एन को, और प्रिंट का जो बैकस्लैश एन, इसको हटा सकता हूँ। ऐसे करके हम फाइल का कंटेंट दिखा सकता हूँ। ओके ओके, तो अभी तक के लिए कोई डाउट किसी का? सर